नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कोनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के अंतर्गत यूनिट 2 के हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, EPC 2 के यूनिट 2 के अंतर्गत हमको समकालीन कलाकार के बारे में पढ़ना है। तो हमने इसके पूर्व वीडियो में 2 समकालीन कलाकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक आपके बिहार के मुंगेर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले नंदलाल बसु एवं दूसरी महिला चित्रकार अमृता शेरगिल के बारे में मैंने बात कर लिया था। और आज जिस कलाकार का हमने चयन किया है उनका नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी। और जो ये विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, ये नंदलाल बसु के शिष्य भी रह चुके हैं। यानी कह सकते हैं आप कि विनोद बिहारी मुखर्जी के गुरु जो है नंदलाल बसु थे। आज उसी विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी जिनका जन्म हुआ था 7 फरवरी 1904 को और इनकी मृत्यु हुई 11 नवंबर 1980 में। यानी कि 7 फरवरी 1904 को इनका जन्म हुआ था और 11 नवंबर 1980 को इनकी मृत्यु हुई, इनका देहांत हुआ। इनके बारे में सबसे हम खास बात कहें या सबसे यूनिक बात कहें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विनोद बिहारी मुखर्जी पहले ऐसे कलाकार हैं या पहले ऐसे कलाकार थे जो कि ब्लाइंड थे, यानी कि अंधे थे। यानी कि एक अंधा कलाकार, एक ऐसा कलाकार जिसके आँख नहीं होते हुए भी वो उनकी दृष्टि नहीं थी, वो चीज़ों को देख नहीं पाते थे, केवल चीज़ों को महसूस करते थे। उनके अंदर इनर आई थी, यानी कि आंतरिक दृष्टि थी। उस आंतरिक दृष्टि से वो चीज़ों का अंकन करते थे, चीज़ों का बनाते थे। क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी कहा करते थे और उन्होंने कहा भी है कि ब्लाइंडनेस इज ए न्यू फीलिंग, a new experience, a new state of being। उनका कहना है कि ब्लाइंडनेस जो है, अंधापन जो है, एक नया फीलिंग है, एक नया अनुभव है, एक नया काम करने का उत्साह उनको पैदा करता है। ब्लाइंडनेस इज ए न्यू फीलिंग, a new experience, एक नया अनुभव मुझे देता है, और न्यू स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि एक नया काम करने के लिए, एक नया चीज़ पैदा करने के लिए उनके अंदर मोटिवेट करता है, उनके अंदर एक जागृति पैदा करता है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी जो है, उनके बारे में हम इस वीडियो में, इस क्लास में जानेंगे कि कैसे एक ऐसा कलाकार जिसके पास आंखें नहीं थी, उसके बाद भी उन चीज़ों को एंजॉय करते थे। जैसा आपका कोटेशन में देख सकते हैं, वो कहते हैं न्यू एक्सपीरियंस, मुझे एक नया अनुभव मिल रहा है, नया काम करने की शक्ति मिल रही है। यानी कि वो शारीरिक अक्षमता को कभी भी अपने कला के अंदर आने नहीं दिए और अंधे होने के बाद भी वो एक से बढ़ के एक कलाकृतियों का निर्माण किए। तो उस कलाकार के बारे में हम आज के क्लास में जानेंगे, आज की वीडियो में जानेंगे, जिनका नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी। अब इनके बारे में लिखिएगा, हेडिंग दीजिए विनोद बिहारी मुखर्जी 1904 से 1980, यानी कि 1904 में उनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हुई। इतना हेडिंग देने के बाद उसके बाद आप लिखेंगे, चूँकि आप सभी को ज्ञात होगा, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं उनके जन्म स्थल से। उनका जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ के थे वो। तो विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कोलकाता के बेहाला नगर में हुआ था। कलकत्ता में एक नगर है बेहाला, बेहाला में उनका जन्म हुआ था। चूँकि वो अंधे बचपन से तो नहीं थे, लेकिन वो बाल्यकाल से, यानी कि बचपन से वो नेत्र रोग से पीड़ित जरूर रहे। यानी कि उन्हें बचपन से ही आँखों की समस्या थी और उन्हें कम दिखाई देता था। वो नेत्र रोग से बचपन से ही पीड़ित रहे, किंतु अपने आत्मविश्वास से उन्होंने विद्या अध्ययन और कला उपासना पूर्ण की। यानी कि उनका जो ये आत्मविश्वास था ही, जिसके बदौलत वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं और कला साधना भी वो पूरी करते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रकला के साथ साथ भित्ति चित्रकला में भी ख्याति अर्जित की।
भित्ति चित्रकला यानी कि म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग उसे कहते हैं जो दीवारों पर बनाया जाता है, यानी कि दीवारों को खुरेज करके या दीवारों पर कोई पत्थर चिपका करके जो भी आकृतियाँ बनाई जाती है या फिर पेंट किया जाता है उसे कहा जाता है भित्ति चित्रकला यानी कि म्यूरल पेंटिंग। तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रकला तो करते ही थे, वो पेंटिंग तो बनाते ही थे, साथ ही साथ वो भित्ति चित्रकला में भी ख्याति अर्जित की है, यानी कि भित्ति चित्रकला भी वो बहुत ज़्यादा बनाए थे, बहुत बेहतर बनाते थे। उन्होंने शांति निकेतन के कला भवन, चीन भवन एवं हिंदी भवन में अनेकों भित्ति चित्र का निर्माण किया, जो कि हमें वर्तमान में भी देखने को प्राप्त होता है। यदि आप सभी को कभी भी शांति निकेतन जाने का मौका मिले तो शांति निकेतन में स्थित कला भवन, चीन भवन एवं हिंदी भवन में विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा निर्मित भित्ति चित्रकला को आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कितनी बारीकी से उन चित्रों का निर्माण किया है। जब हम चित्रों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनके जो जीवन के अनुभव थे एवं उनकी जो परिस्थितियाँ थी उन सब का अंकन वो बखूबी के साथ अपने चित्रकला में किए हैं, अपने म्यूरल पेंटिंग यानी कि भित्ति चित्रकला में उन्होंने प्रस्तुत किया है। चित्रकारी के साथ साथ जो है विनोद बिहारी मुखर्जी जो है राइटिंग का भी काम करते थे, यानी कि लिखने का भी काम करते थे। वो पेंटिंग तो बनाते ही थे और साथ ही साथ उनकी लेखनी भी बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रभावशाली थी, क्योंकि जितने भी बंगाल शैली के कलाकार थे, चाहे कलाकार हो नंदलाल बोस हो या फिर और भी बंगाल शैली के कलाकार हो, सबके ऊपर भी उन्होंने लेख लिखा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, नंदलाल बसु उनके गुरु थे, यानी कि विनोद बिहारी मुखर्जी के गुरु थे नंदलाल बसु। तो उन्होंने नंदलाल बसु के ऊपर भी आर्टिकल लिखे, लेख लिखे एवं इसके साथ ही साथ और भी जो बंगाल शैली के कलाकार थे उन सब कलाकारों के जीवन पर भी विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया, लेख लिखा गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि विनोद बिहारी मुखर्जी चित्रकार के साथ साथ एक म्यूरल चित्रकार थे, भित्ति चित्रकार थे और इसके अलावा वो लेखक भी थे, यानी कि कलाकारों के ऊपर वो लेख भी लिखते थे। आर्टिकल भी लिखने का कार्य विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा किया गया है। सन 1957 ईस्वी में विनोद बिहारी मुखर्जी के आँखों की शल्य चिकित्सा हुई, जिससे वे अपने नेत्रों की ज्योति खो बैठे। यानी कि 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में जो है उनके आँखों का ऑपरेशन किया गया, क्योंकि उनको मैंने कहा ही था उनको बचपन से ही कम दिखाई देता था, उनकी आँखों की समस्या थी। इसी वजह से 1957 में 1957 ईस्वी में उनकी आँखों का ऑपरेशन किया गया, शल्य चिकित्सा हुई, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं रहा, यानी कि सफल नहीं रहा, जिसका नुकसान क्या हुआ, जो उनके आँखों की जो ज्योति थी जिससे वो देख पाते थे वो ज्योति को भी उन्होंने खो बैठे। यानी कि जो पहले उनको थोड़ा बहुत दिखता भी था, 1957 के बाद उन्होंने उसको भी देखना बंद खो दिया, यानी कि उनकी ज्योति को भी खो बैठे। इसके उपरांत कला फिल्म निर्माता सत्यजीत राय ने उन पर एक वृत्त चित्र बनाया, यानी कि उनके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया था इनर आई। इनर आई शीर्षक से सत्यजीत राय ने उनके ऊपर एक मूवी का निर्माण किया, एक फिल्म का निर्माण किया। ये फिल्म जो है YouTube पर अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे इनर आई तो आपको वो फिल्म दिखाई दे देगा। यानी कि आप इनर आई मूवी को देख सकते हैं, जिससे कि आपको विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में और भी जानने को, उनके कार्य करने की शैली को, कैसे कार्य करते थे, वो कैसे म्यूरल का निर्माण करते थे, वो कैसे स्केचिंग करते थे, कैसे अपने अनुभव के आधार पर, यानी कि अंदरूनी आँख से, अंदर की आँख से कैसे किसी छवि का निर्माण करते थे, आप उस फिल्म में देख सकते हैं। इनर आई मूवी जो है YouTube पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो में उसकी एक छोटी सी झलकी देखते हैं इनर आई मूवी की। चलिए इस मूवी की हम छोटी सी झलकी यहाँ देखेंगे, बाकी पूरी मूवी आप YouTube से सर्च करके देख सकते हैं।
Familiar types, familiar gestures, strong, subtle silhouettes with the validity of timeless symbols. These figures have been cut out of wrapping paper. There are 20 of them in all, arranged in a rhythmic sequence to form a panel 5 foot high and 60 foot wide. This serves as a plan for a decoration on the wall of a new building in Shantiniketan. In its final form, the cutouts will be replaced by colored tiles. The tiles have been manufactured in Purulia and sent to Shantiniketan in packing cases. Each piece of tile comes separately wrapped and numbered. They're first assembled on the floor like so many pieces of a jigsaw puzzle. While an assistant puts the tiles in position, the artist has to make sure that they have been properly placed. Vinod Bihari Mukherjee, who conceived the mural and cut out the figures, has been blind in one eye from birth. The other eye, which was severely myopic, he lost 15 years ago at the age of 53. Vinod Bihari has lived most of his life in Shantiniketan. He was away for a period of 10 years, but came back in 1958 as a member of the faculty teaching the theory of art. His wife teaches art in a school in Dehradun. His daughter, his only child, studies painting in Baroda. This is the first time both form and spacing is a blind man's space. যদি তোমার কোনো জায়গায় এটা সন্দেহ আছে কিরকম চোখে তো ভালো লাগে না, চোখ বুঝতে হবে না, তুমি একটা এক্সট্রিম থেকে একটা সলিড পোর্শন গ্লেস জায়গা থেকে সেখানে তুমি হাত বুলিয়ে সেকেন্ড পোর্শন আসবে। Your sensation will be quite different than your optical sensation. Apart from an hour or so on the site of the decoration, Vinod Bihari spends most of his time alone in his cottage near the arts campus. The flask contains raw tea, his favorite drink, and has to be replenished from time to time by his maidservant. ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্মরাজ, অতিথি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত প্রীতকর হইয়া। Before he lost his sight, Vinod Bihari had been an avid reader of books. But in his childhood, his formal education was greatly hampered by his physical handicap. If this photograph shows him with a book in his hand, it's probably because he belonged to a family which held education in high regard. It was a large family, and Vinod was the youngest of 6 brothers. The one trait that most of the brothers shared was a natural gift for drawing. Vinod Bihari's earliest surviving sketches show landscapes. He was still untaught. At the age of 15, he was permitted by a leading eye specialist of Calcutta to take up the study of painting. He had already, 3 years earlier, been sent to Shantiniketan as a student of Pathabhavan. He now shifted to the newly opened Kalabhavan. A year later, the painter Nandalal Bose, the most gifted pupil of the great Abanindranath Tagore, came from Calcutta and took charge of the department. A great teacher as well as a great painter, Nandalal allowed his pupils to explore freely within the broadly defined limits of Oriental art. Vinod decided from the very outset that he had no use for mythology, that stock in trade of most of the new painters. He was more interested in his immediate surroundings. The starkly beautiful countryside around Shantiniketan, its flora and its fauna, and the sturdy life of the Santals in the villages
All these found expression in the sketches and paintings of Binod Bihari's early period. Because of his weak eyesight, small animals and birds could only be studied in a state of tameness or captivity. If some of his earliest paintings showed an influence of Nandalal Bose, there were others which already revealed a marked individuality. The quality of high seriousness that marks this painting of a bridge had no precedent in Indian painting. The desolate beauty of the Shantiniketan countryside was caught in a magnificent scroll painted in the early 30s. There was no doubt that a painter of striking originality had appeared on the Indian scene. A painter with a deeply introspective, analytical turn of mind, aware of tradition, responsive to environment, and with sympathies extending beyond the limits of Oriental art. In 1937, while he was on the teaching staff at Shantiniketan, Binod Bihari visited Japan. He had developed a keen interest in certain aspects of Japanese art, in the intellectual discipline and subtlety of a painter like Sotatsu, for instance, or in the telling use of the Japanese brush in a painter like Toba Sojo of the 12th century. Soon after return from this very rewarding trip, Binod Bihari was assigned to paint a fresco on the ceiling of a new dormitory in Kala Bhavan. A painstaking process involving the use of earth colors and a highly controlled technique, fresco painting had been taken up enthusiastically by Nandalal and his students. Binod Bihari had been familiar with the fragment of an Egyptian fresco which showed a pond surrounded by trees. Binod too put a pond in the middle of his composition. But around it, instead of just trees, he packed all of his 20 years of loving and meticulous observation of rural life around Shantiniketan and all of his effortless mastery of technique. A second fresco came 2 years later in the building known as China Bhavan. Here the theme was life in the campus itself. Instead of the free-flowing lyricism of the ceiling fresco, we have here a more austere composition in vertical segments. But the touches of humor and the marvelous observation of types and gestures are still there. A
Among the most striking works of this middle period are some paintings and sketches done after a short trip to Benares. Once again, he succeeded in stripping his subject of all its superficial trappings and catching the essence beneath the surface. Binod Bihari was now 40 and at the height of his powers. He had persistently refused to let his creative urge be stifled by his impaired vision, and in Shantiniketan one had got used to the sight of him hunched over his painting, brush poised over paper for that sensitive precision of stroke that would set the seal of distinction upon it. His interest in calligraphy had led him to the Bengali script, and this in turn had led to some finely distinctive book covers. The crowning achievement of the middle period came with a fresco in Hindi Bhavan, also in Shantiniketan. This time, Binod Bihari chose a religious theme, the saints and mystics of medieval India. Hundreds of studies and sketches preceded the actual painting of the fresco. Binod had studied the lives of the saints and had found that many of them had come from the lower strata of society. Kabir, for instance, was a weaver, Dadu a cotton cleaner, Rabidas a cobbler, Sena a barber, and so on. In spite of their lowly origin, they had found faith and were able to instill faith in others, not through the preaching of exclusive religious doctrines, but through a simple philosophy of love and tolerance, which they practiced in their own lives and which came out in their songs and sayings. The only example of a truly epic conception in 20th century Indian art, the fresco occupies 3 walls of the central hall. The whole composition shows a remarkable cohesiveness. Saints and devotees, cities and mountains, rivers and trees and people, all fuse into an organic whole and make it a profoundly original and valid conception of the theme. There are resonances of other styles and other periods, but all the influences have been assimilated into a synthesis that bears the unmistakable hallmark of Binod Bihari Mukherjee. যেখানে যে বেসিক জিনিসটা আমার কাছে প্রি-রেনেসা বলে মনে হয়েছে সেটা নিয়েছি। তারপর বাইজেন্টাইন, জৈন, পট, পাটা, তোমার হিস্টোরিয়ানের কাছে এটা অনেক তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তোমার কাছে আর্টিস্টের কাছে কি তফাৎ? তুমি একটা জৈনের পাশে একটা তুমি ফোক ফিগার দিলে কার বাবার সাথে দিয়ে যেতে হবে? As for its technical aspect, Binod Bihari's incredible confidence is revealed in the fact that the whole painting was done directly on the wall without the help of a preliminary tracing. In 1949, Binod Bihari left Shantiniketan for Nepal, where he had been offered the job of curatorship of the National Museum at Kathmandu. The novelty and richness of the scene had an immediate impact, and the place and the people were caught in a profusion of sketches and paintings.
It was a Nepalese scene that Binod Bihari depicted in a fresco in the Banasthali Vidyapit in Rajasthan. While in Nepal, the conviction had grown in Binod Bihari that the conventional distinction between fine arts and handicrafts was not a valid one, and that teaching methods today should be modified to take this into account. He put this realization into practice in his own school, which he started in Mussoorie in 1953. When he didn't teach, he painted mountainscapes, seeking for the first time in his life to capture some of the fleeting aspects of nature. These were the last things he painted before, in 1957, soon after an operation for cataract, he lost his sight forever. अभी हम इन्ना राय मूवी की छोटी झलकी देख रहे थे। चलिए हम आगे विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में और जानते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जाना है विनोद बिहारी मुखर्जी एक चित्रकार थे। चित्रकार के साथ साथ वो म्यूरल आर्टिस्ट थे, भित्ति चित्रकार थे, और इसके साथ ही साथ वो लेखक भी थे। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि विनोद बिहारी मुखर्जी इतनी सब कला तो करते ही थे, इसके साथ ही साथ वो कोलाज का भी बेहतर निर्माण करते थे। कोलाज आप सभी जानते होंगे, पेपर को काट करके फाड़ कर उसको चिपका कर बनाया जाता है। तो कोलाज पट्टी एवं कास्ट पट्टी यानी कि वुड, विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज में तो काम किए ही हैं, साथ ही साथ वुड में भी काम किए हैं, यानी कास्ट में भी कार्य किए हैं। यानी कह सकते हैं आप कि एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे वो चित्रकार थे जो सब कला में माहिर थे। उन्होंने कोलाज का भी निर्माण किया और लकड़ी के कार्य में भी उन्होंने योगदान दिया। लकड़ी के बहुत सारी कलाकृतियों का उन्होंने निर्माण किया है। तो इन सब बातों से हमें ज्ञात होता है कि हमें प्रतीत होता है कि वे आधुनिक काल में हो रहे परिवर्तनों से लगातार प्रभावित होते रहे हैं। यानी कि जो भी आधुनिक काल में परिवर्तन हो रहा था, जो भी नई नई कला शैलियाँ आ रही थी, उन सभी कला शैलियों को वो सीखने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे और लगातार सीखने का प्रयास भी कर रहे थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम है जया अप्पा स्वामी। उन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में कहा है कि विनोद बिहारी मुखर्जी भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध इनको कह सकते हैं, इनको मान सकते हैं। जयाप्पा स्वामी का कहना है कि भारतीय कला से लेकर आधुनिक कला का यदि सेतुबंध की बात करें, यदि ब्रिज की बात करें, तो वो ब्रिज आपके हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो है अधिकतर जल रंग यानी कि वाटर कलर, तेल रंग, ऑयल कलर एवं टेम्परा पद्धति में कार्य किया है। उनके द्वारा निर्मित कुछ कलाकृतियों के बारे में हम बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कलाकृतियों का निर्माण किया। उन्होंने जो पहली कलाकृति बनाई थी उसका उन्होंने शीर्षक दिया था टी लवर। टी लवर जो है विनोद बिहारी मुखर्जी की एक आकृति का नाम है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारी पेंटिंगें बनाई जिनमें सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, वृद्ध इत्यादि बहुत सारे उन्होंने पेंटिंगों का निर्माण किया। जब हम विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनी मूवी इन्ना राय देखेंगे और इनके बारे में और आप जानने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे महान कलाकार आप बोल सकते हैं जिन्होंने हर कला में काम किया, चाहे वो आपका भित्ति चित्रण हो या फिर कोलाज वर्क हो, वुड का वर्क हो, पेंटिंग का निर्माण हो, हर विद्या में उन्होंने काम किया और हर काम में उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन दिया है, बेहतर एक निर्माण किया है। क्योंकि सबसे बड़ी परिस्थिति ये होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता है, जो खुद ब्लाइंड हो, ब्लाइंड होने के बाद भी अपने उत्साह में उन्हें कमी नहीं होने दिया। जैसे कि मैंने कोटेशन शुरू में पढ़ा था आपको, ब्लाइंडनेस इज ए न्यू फीलिंग, अ न्यू एक्सपीरियंस, अ न्यू स्टेट ऑफ बीइंग।
यानी कि एक नई स्थिति का निर्माण करते हैं। उतनी शारीरिक अक्षमता के होने के बावजूद भी, नहीं दिखने के बावजूद भी वो इतने सारे कामों में बेहतर प्रदर्शन किए हैं। आप सभी इस कलाकार से प्रेरणा ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो उस विद्या में काम कर रहा है जिसमें आंखें बहुत ज़्यादा जोत होती है, यानी कि जब आप पेंटिंग बनाने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जोत आंखें की होती है, या आप किसी को देख नहीं पाएंगे तो उसका निर्माण आप नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी, आंख नहीं होने के बाद भी विनोद बिहारी मुखर्जी ने इतना बेहतर काम किया, इतना बेहतर प्रदर्शन किया। तो आज के वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में बात किए और इनके बारे में जाने। हम अगले वीडियो में कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सीरीज के अंतर्गत बंगाल शैली के ही एक कलाकार रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर भी आप कह सकते हैं कि वो भी सब कुछ थे, यानी कि वो साहित्यकार भी थे, नाटककार भी थे और साथ ही साथ चित्रकार भी थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को आप सभी साहित्यकार के रूप में जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने गीतांजलि कर लिखा, गीतांजलि को उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन शायद आप सभी को नहीं पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर एक अच्छे चित्रकार भी थे। तो उनके चित्रकार वाले पक्ष को हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के चौथे कलाकार में हमने चयन किया है विनोद बिहारी मुखर्जी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर का, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर भी आपके बंगाल शैली के कलाकार थे। जैसे कि मैंने आपके पहले वीडियो में कहा था कि बंगाल शैली से ही आधुनिक काल का समकालीन कला का जन्म हुआ और वहीं से ही सारे कलाकार निकले। तो चौथे आर्टिस्ट के लिए हमने चयन किया है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।